8 में से आपके पास पर्टिकुलर चॉइसेस है तो आपको टेंशन लेनी नहीं। ठीक, इसके बाद अगला सेगमेंट, ये 6 हो गए, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, परेशान मत होना, अभी 2 और बाकी हैं। ये देखिए 7 और 8 कितना छोटा है। आइए, पहला मराठा, हैदर अली और रंजीत सिंह, कर सकते हैं आराम से। उसके बाद मुगल वास्तुकला। भाई 1700 तक जितनी चीजें होंगी उतनी तो 17वीं शताब्दी तक की आएंगी, सारी चीजें यहां पे डाल दी। तो अगर आप नीचे के 2 सेगमेंट भी उठाओगे तो आप कर सकते हैं। तो अगर पेपर उठा लें तो हम तमीज से चीजों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो अगर रेगुलेशन हम कर सकते हैं तो हम पेपर को बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री के पेपर 2 पे, सेम सेगमेंट फिर से चलेगा। ठीक है, पार्ट 2, मतलब उसी दिन पहला पेपर देने के बाद दूसरे पे जाओगे हार्ट अटैक लेते हुए। तो दूसरे में भी सेम चीज है, देखिए एक पेपर में दे दोगे 20 क्वेश्चन, 250 नंबर का पेपर है ना, 500 नंबर टोटल है ऑप्शनल के। तुमको 20 देना, 2 महीने में ऑप्शनल वही खत्म कर सकता है जो 20 नंबर का पेपर है। अगर 250 का आएगा तो 6 महीने लगेंगे। 500 नंबर है मेंस के, 500 में 300 नंबर लाने वाला आईएएस टॉपर बनता है। 2 महीने में तो परमात्मा भी नहीं खत्म कर सकते। ब्रह्मा खुद आ जाए बाल रूप लेके और सरस्वती उन्हीं की बीवी है, वो भी पैदा हो जाए और कहे हम लोग पढ़ेंगे। भाई टाइम लगेगा, जितना टाइम चाहिए उतना चाहिए, क्योंकि वहां पर वेद पुराण नहीं पूछे जा रहे, वहां जो पूछा जा रहा है आता ही नहीं हम लोगों को, हमें नहीं आता। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। यहां पे भी सेम, पहला 5वां कंपलसरी, बाकी से आप कोई भी 2 ढूंढ। पहला 5वां कंपलसरी, बाकी आप ढूंढ लो। ज्योग्राफी भी लोगे, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2। ऑप्शनल जब होगा एक ही दिन में दोनों पेपर आपको देने पड़ेंगे, अगर आप नहीं देते तो फंसी। आइए अब देखिए, पहला जरूरी है, 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 10 नंबर का। ये पहला जरूरी है। पहला, उपनिवेशवाद कॉलोनिज्म had a twisted logic of its own commercialization. It emerges to analyze to have been often an artificial and a forced process. आधुनिक भारत में अगर उपनिवेशवाद आपने पढ़ा है, आप इसको जरूर कर लो। जब मैं आपको थ्योरी बताता हूँ ना, जैसे ऑप्शनल चलता है, जब पहले भी चला, सर पता नहीं काहे को थ्योरी समझा रहे हैं, इसलिए समझाते हैं, कभी पूछी जाती। हिस्ट्री में फैक्ट से ज्यादा क्या, क्यों, कैसे जब समझाने के लिए मैं बोलता रहता हूँ ना, प्रवचन देता हूँ, वो प्रवचन यहाँ लिखने पड़ते हैं। वो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, प्रवचन दे रहा हूँ, आपको भी नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है, फिर भी मैं भोलेनाथ की जय प्रवचन चालू है। मजबूरी है, यहाँ पूछे गए हैं वो, ये आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, इनको सुनना और दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद 1857 के उपरांत कृषक आंदोलन, जो मैंने आपसे बोला ना, 1857 के बाद जब क्रांति हो गई तो उसके बाद कृषक आंदोलन कौन कौन से हुए, जो हम लोग ने ट्राइबल एंड पेजेंट्स मूवमेंट में पढ़ा है। हिस्ट्री जीएस वाले में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, यहाँ ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय जनमानस की जागृत राजनीति, अवेकेंड पॉलिटिकल कॉन्शसनेस, कब? ब्रिटिश मूवमेंट के लिए जब नॉन कॉर्पोरेशन आया, तब हम जाग गए देश के लिए। गांधी जी, सत्ता हस्तांतरण, जब इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया, मतलब जब पावर ट्रांसफर की, तो भारत ज्यादा कोलैप्स हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस था ही नहीं, हमको पता ही नहीं था इन लोगों को कैसे भारत में लाए, कैसे बाहर भेजे, और हमने कहा सत्ता हस्तांतरित, जाओ निकलो यहाँ से, यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। तो ये चीजें जब होंगी तो हमें दिक्कत होगी। तो ये पहला जो पार्ट है इसका, दैट वी कैन डू इजीली। देख रहे कितना अच्छा है, नो टफनेस, बहुत आराम से आप इस पेपर को कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा भाई तुम कोशिश तो करो, तुम्हारा पेपर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये देखिए, अब इन्होंने कहा भैया दूसरा, अब दूसरे में जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, अंग्रेजों का भारत साम्राज्य को कैप्चर करने का तरीका, ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज, पहला क्वेश्चन उसी का है, कर्नाटक वॉर। दूसरा आ गया भारत में क्या राजनीतिक विकास, देखिए विधेयक पूछ लिया, भारतीय परिषद विधेयक 1861। उसके बाद अगला पूछ लिया नील विद्रोह, इंडिको रिवोल्ट। ठीक,
ये अगर आप करना चाहते हैं तो ये 3 कर सकते हैं, मन नहीं कर रहा तो अगले पे आ जाइए, अभी आ जाइए। डू यू एग्री दैट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्टिशियन प्रोडक्शन वाज फैक्ट एंड सेड बट इनविटेबल। इन्होंने कहा जो भारत के कारीगर थे उनका जाना तय था, ठीक है, दुख तो था कि वो गए, आर्ट एंड आर्टिशियन भारतीय मर गए, डूब गए, वो जरूरी था, बट वो जरूरी था, दुख तो हुआ हमें कि होगा, बट होगा तो ही क्योंकि अंग्रेज आ गए। तो पहला प्रश्न बहुत आराम से किया जा सकता है। आदिवासी कृषक विद्रोह, इनको आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेशल विद्रोह के बारे में नहीं पूछा, ट्राइबल एंड पेजेंट विद्रोह से क्या वो पूछा है। तो यहाँ पर आप ओवरऑल 4-5 भी आते हैं तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिखना प्रारंभ कर दीजिए। राजनीतिक प्रचार और राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई। अगर ये आती नहीं तो हम क्या करते, एजुकेटेड होते नहीं। जब वेस्टर्न आइडियोलॉजी पढ़ी तभी तो हमें पता व्हाट इज नेशनलिज्म, व्हाट इज पॉलिटिक्स। पहले तो हमको पता ही नहीं था, पहले हमें राजा पता था, रानी पता थी, है ना, और जय श्री मंत्री पता थे, और कुछ पता ही नहीं था। धीरे धीरे हमें पता चला। ऐसा नहीं हमारे यहाँ राजनीति, व्यवस्था, प्रशासन चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे लोग नहीं ला गए, बट वो हमें याद नहीं था क्योंकि हम पुस्तकें पढ़ते ही नहीं थे अपने देश की। शुरुआत से हम लोग थोड़े आलसी रहे और वही ऑप्शनल में हमें दर्द देते हैं। अगर आप लोग आलसी नहीं होते तो आप लोग पेपर आराम से निकाल लेते। तभी मैं कहता हूँ आलस कम किया करो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुधार क्या है? सोशल एंड रिलीजियस सुधार, ठीक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लिख दोगे। गुटों में विभक्त हैदराबाद के दलित नेतृत्व, ये नहीं लिख पाओ, नहीं लिख पाओ, नहीं लिख पाओ, बोल रहे नहीं लिख पाओ, हमने पढ़ाया ही नहीं, लिखो कहां से? जब हमने नहीं पढ़ाया तो लिखोगे कहां से? ये तो हमने कभी पढ़ाया नहीं आपको, ठीक। तो आपने 2 क्वेश्चन देखे, बड़े खुश आ रहे, ये तो हम धड़ से कर लेंगे। तीसरे में 10 नंबर छूटेंगे, रहने तो देखो ऊपर वाले 20 के 300 वर्ड के, तो अगर ऊपर वाला लिख के छोड़ते हो आपका नुकसान नहीं। 40 नंबर आप अटेम्प्ट कर चुके हो तो रिस्क ले सकते थे इसमें। अगर नीचे वाला आता है तो अब आ जाओ सेक्शन बी। सेक्शन बी में फिर वही काम कर दिया इन्होंने, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री डाली और 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के 5 क्वेश्चन डाले। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों को स्टार्ट की थी ऑप्शनल में पढ़ानी, तो बहुत धीरे चला था। इंडस्ट्रियल घर पे पढ़े हो, है ना, कॉर्नलिज्म सब जब धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा था और उसके नोट्स भी दे रहा था, उस टाइम की चीजें यहाँ पे अब सीधे पूछी जा रही है। तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को सीरियस सेगमेंट में लेके चलते हो तो आपको पेपर निकालने में ज्यादा इजी होता है। और ये सेगमेंट पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है जो आपके टॉपिक में है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो इसको आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। ये कंपलसरी पेपर है, इसको आप छोड़ नहीं सकते कि सर आज नहीं देंगे कल देंगे, कल वाला कोई ऑप्शन नहीं है, देना अभी पड़ेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है सब अच्छे, वर्ल्ड हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन को मैं गलत नहीं बोलता। तीनों के तीनों क्वेश्चन लिख सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ टफनेस है। अब इसके बाद छठे क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे भी वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। तो जैसे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री वीक है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी करनी है कि ऊपर के 2 क्वेश्चन और उठा लो। अगर वीक नहीं है तो यहाँ पे आप, क्योंकि नीचे सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो जीएस पेपर 2 का पार्ट 2 आपके लिए टफ है अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती। इसीलिए मैंने आपको एक चीज सिंपल सी बोली कि बेटा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और बार बार पढ़नी है, उससे पेपर निकल जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां 8वां बहुत अच्छा है, ये भी सेम वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी पार्ट बी में। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के होंगे, पार्ट ए में 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। ऊपर वाले में पार्ट ए पूरा एंशिएंट होगा, पार्ट बी होगा 647 से लेकर 1880 तक। तो आपको थोड़ा कष्ट होगा, बट ये देखो आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपको एक चीज समझनी है कि अगर इसकी जगह ज्योग्राफी का ऑप्शनल अभी मैं उठा दूं, आप बेहोश हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। मैं भी वो भी आपको सैंपल में दिखा दे रहा हूं, आप उसको देखोगे कहोगे मुझे नहीं करना पेपर, आप तैयारी छोड़ देंगे, इतना टफ पड़ेगा। वहां भी पूछा जाएगा टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, डिफाइन द न्यू कॉन्टिनेंटल रिफ्ट, डू यू एग्री विद द न्यू नेचुरल फिनोमिना। अब आप पहले सोचोगे बोले क्या भाई साहब, आधे घंटे तो सर को जाओगे,
फिर लिखने जाओगे और फिर नंबर आएंगे 20 में से 0। तो एनर्जी वहां वेस्ट करो जहाँ 20 में से 6-7 आ पाए। इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता तो भी अच्छा कर लोगे। देखो इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता मान लो, देखो मध्य वर्ग की विश्व दृष्टि से औद्योगिक क्रांति लिख सकते हो। 1848 टू 1870 रोम के कब्जे पर इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ाया था। अगर पढ़ दोगे तो लिख लोगे। वायसच की संधि, वर्सेलिसी संधि आप पढ़ चुके हो, कई बार पढ़ चुके हो, ये भी आप लिख सकते हो। विश्व युद्ध खत्म हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता थी, बिल्कुल थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले लीग ऑफ नेशन वो काम नहीं कर पाया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बना था। तो उसके फेलियर के साथ आप इसको सक्सेसफुली लिख सकते हो। दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश विरोध कैसे चला, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डाल देना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भाई, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हम आजादी के लिए कैसे संघर्ष कर रहे थे उसकी बात कर लें। दक्षिणी पूर्वी एशिया का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब इंडिया और बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, भूटान, ये सब जुड़ गए। तो ये तो आप लिख सकते हो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की आजादी की कहानी लिख दो वर्ल्ड वॉर में जोड़ के, नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अरब राष्ट्रवाद, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। जब हमने कहा था कि भाई कैसे अरब नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, अरेबियन कैसे एक साथ जुड़े, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सेगमेंट है जो आपको पढ़ना है। मतलब 1990s तक आपको भारत और विश्व पूरा पढ़ना है, 1990 तक। कभी कभार चीन भी पूछ लेते हैं, चीन की साम्यवादी नीति कैसी है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका पहला सेगमेंट क्या होगा, जब आप पेपर देने जाइए बच्चों, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को ठीक से रटिए और पढ़िए और समझिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको पहले क्या काम करना है, पहला काम आपको ये करना है कि आप इन चीजों को याद रखें। इनको याद कब कर पाएंगे, इनको याद आप कब कर पाएंगे, जब आप इसको सीरियसली लेंगे। और सीरियसली ऑप्शनल लेने का मतलब क्या है, कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस कर लो, जो मैंने कल भी बोला था। अगर आप ये कर लेते हैं आपको हेल्प मिल जाएगी। अब यहां पर बात आती है कि सर आपने पिछली बार जब ऑप्शनल पढ़ाया था तो हमें किताबें खरीदाई थी जिसको बोलते हैं इग्नू। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकलेट्स फॉर योर यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री इज इग्नू। इग्नू की बुक 3500 से 4000 की आएंगी, एक साथ आप लेने जाएंगे तो कोई इसमें झूठ नहीं, महंगी बुकलेट्स हैं। पर इग्नू आप कब पढ़ेंगे, जब आपका कोई कॉन्सेप्ट ब्रेक हो के आएगा, क्योंकि उसमें क्या पतली पतली बुकलेट्स हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स उठाती हैं। जैसे आपने जो कहा इटली का एकीकरण, उसकी एक बुकलेट अलग होगी, उठाओ पढ़ डालो, आपको रूपरेखा उससे रटना नहीं है। उसको इसलिए पढ़ना है कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसकी शब्द रेखा क्या होगी और उसकी टाइमलाइन क्या है, वो इग्नू आपको बताती है। तो जब हम लोग पढ़ा देंगे, जब आप रिवीजन के टाइम पे बैठेंगे, समझिए इग्नू कब पढ़नी है, जब ऑप्शनल की क्लास खत्म हो गई, आप मैंने कहा ऑप्शनल डन है ना, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय टाटा। नाउ धर्मेंद्र सिंह सर गए क्लास लेके, अब उनका रोल खत्म, अब आपका चालू। जब आपका चालू है ना, जैसे होता नहीं है माँ बाप बेटी की शादी कर देते, उसका बेटी का रोल चालू, माँ बाप का खत्म। अब अगले ससुराल में आप क्या करते हो वो देखो, बेल्टों से मार खाती हो कि बेल्टों से मारती हो, आपको डिसाइड करना, ठीक है, आपकी चॉइस है, हमारी नहीं है। बट अब यहाँ पर क्या है, जब हमने पढ़ा दिया तो उसके बाद आपको सर ये पुराने नोट्स पढ़े, बिल्कुल नहीं। इन नोट्स के साथ इग्नू को ऐड करना स्टार्ट करो, और एक दिन में नहीं होगा। जैसे आप ये भी कहती है सर इतनी सारी बुकलेट है कैसे पढ़े, ऐसे पढ़नी ही नहीं। जैसे आपने इटली पढ़ना स्टार्ट किया तो वो बुकलेट उठा लीजिए, 60 पन्नों की, 35 पन्नों की, 20 पन्नों की, अलग अलग बुक है, उनको उठाइए, उससे पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं, आपको चीजें याद हैं, आपके दिमाग में रिकॉल हो रही हैं, तब तो वो इग्नू आपके काम आएगा। अभी से इग्नू मत उठाना, इग्नू सबसे लास्ट में उठाओ, और इसी के साथ आपका ऑप्शनल हो जाएगा। मजा आ गई। पूनम को तो अभी भी देर हो मजा आई। काहे को बंद कर, चलने दो, वही तो करा रहे हैं। जब हम यूपीएससी को पढ़ते हैं तो ये आप सबके अभी ग्रुप पे पहुंच जाएगा। ये है हिस्ट्री का सिलेबस, अभी हिंदी इंग्लिश दोनों खुलेगा, टेंशन मत लीजिए, दोनों प्रिंटेड है ऑलरेडी, और जो ऑफलाइन बैठ रहे हैं उनको प्रिंटेड मिल जाएगा।
इंग्लिश वालों को इंग्लिश का, हिंदी वालों को हिंदी का। इसी पे अंडरलाइन करते जाइए क्या क्या कैसे कैसे खत्म हो गए। ये देखिए, पहले प्री हिस्ट्री एंड द प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मेगालिथिक कल्चर, फिर आर एंड वैदिक पीरियड, फिर पीरियड ऑफ महाजनपदास, फिर मौर्यन, फिर पोस्ट मौर्यन। और पोस्ट मौर्यन में क्या पढ़ना है वो भी, फिर अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी में क्या पढ़ना है वो, फिर गुप्ता वाकाटकास एंड वर्धांस में क्या पढ़ना है, फिर रीजनल स्टेट ऑफ गुप्ता एरा। ठीक है, इसके बाद थीम्स ऑफ द अर्ली मिडिवल कल्चरल हिस्ट्री, फिर आएगा अर्ली मिडिवल इंडिया, उसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो जितनी चीजें थी, पॉलिटी, फेडरलिज्म क्या क्या है वो सारी चीजें, कंडीशन ऑफ वुमेन आ गया, हर जगह एक टॉपिक आपको मिलेगा। इसके बाद कल्चरल ट्रेडिशन 1750 से 1200, यहाँ पर क्या है, शंकराचार्य, वेदांता, रामानुजन, सब पढ़ना है। ठीक, 13th सेंचुरी में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत कैसे, 14th सेंचुरी में खिलजी रेवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी, ठीक, उसके बाद 15th सेंचुरी जिसमें आपका विजयनगर वगैरह है, फिर 16th, इसके बाद मुगल्स यहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद अकबर आएंगे। अकबर को अलग से पढ़ना है, अकबर से क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो आएंगे। ठीक है, फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ, कैसे मुगल एम्पायर गया, निजाम कैसे आए, मराठा कैसे आए और सिख कैसे आगे बढ़े, ये सारी चीजें आप खत्म करेंगे। जैसे ये खत्म करेंगे 1761 तक, उसके बाद हम चले जाएंगे कहां पर, जीएस पेपर, ऑप्शनल पेपर 2। और ऑप्शनल पेपर 2 पे जब जाएंगे तो वहां पर देखिए यूरोप के आने से हम स्टार्ट करेंगे। फिर यहां देखिए पूरा ऑप्शनल का ये जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, इसको आपको थरली रटना पड़ेगा। इस कॉपी को उठा लीजिए, आपको लगेगा सर 24 ऊपर है 24 नीचे है, 50 से ऊपर तो चैप्टर यही आपने दे दिए। तो भाई बिल्कुल 50 चैप्टर है, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। 27 इधर और 25 उधर, 32, वही 62-64 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज द वेरी लीस्ट चैप्टर्स यू कैन स्टडी। ये ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं, आप लोगों को लग रहे होंगे ज़्यादा, दे आर वेरी लीस्ट। अब देखिए ये हिंदी का सिलेबस आ गया, सेम वही सिलेबस है, बस ये हिंदी वर्जन है उसका। अब जैसे कोई कहता है कि सर सब्जेक्ट्स बहुत हैं, तो बेटा जीएस में भी इतने सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जब जीएस में भी हिस्ट्री उठाते हो तो तकरीबन 70-80 चैप्टर्स पढ़ते हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो उससे डर रहे हो। जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना, घुरनिया आक्रमण, घुरनिया सफलता के पीछे के कारण। अब ये सब जब ना समझ में तो इंग्लिश वर्जन देख लेना, वरना घूमते रह जाओगे आप। ज्यादा चैप्टर्स नहीं, आपको डरो नहीं बिल्कुल। 23 उधर है और 27 उधर है, 60 है, ज्यादा नहीं। ठीक, तो ये 60 चैप्टर हम लोग कर लेंगे 6 महीने से 7 महीने में, टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे किसी को डर लगा, किसी को भय लगा, किसी को चक्कर आया, तो वो हमसे बात कर सकता है। जी, अब आप लोग बात कर सकते हैं। यू हैव अ चांस टू टॉक। क्योंकि मजेदार बात पता है क्या बेटा, मजेदार बात ये है कि जो इनका पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर का पहला पार्ट, वो आपका कल से स्टार्ट होगा, वो बना हुआ है, वो रहा ये। पहला टॉपिक था सोर्सेस, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बना हुआ है, ये देखिए। तो कल हम लोग ये पढ़ेंगे, तो इसको आज मैं आपको प्रिंटेड पहले भेज दूंगा। ठीक, तो जब इसको आज आपको ग्रुप में डाल दूंगा तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा घर से। फिर मेरा काम होगा सिर्फ इसे समझाने का, तो मैं इसको समझा दूंगा, तो आपका पहला चैप्टर कल के कल खत्म हो जाएगा। हमें क्या टारगेट लेना है आप समझिए, अगर हमारे पास 60 चैप्टर हैं, इन 60 चैप्टर को इंटू 4 कर दें, मतलब समझे कितना हो गया, 240 दिन। पर 240 दिन का मतलब क्या हो गया, तकरीबन 8 महीने। फिर इसमें कुछ सेगमेंट छोटा होता है, इसीलिए हम 6 महीने बोलते हैं। कुछ सेगमेंट बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें 2 दिन 3 दिन नहीं लगते। कुछ चैप्टर्स में 4 से 6 दिन लगेंगे, तो 6 से 8 महीने तो आपको चीजें समझने में लगेगा ही लगेगा। और इसको अगर कोई कहे कि सर 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो भैया या तो वो परब्रह्मा है या बच्चा परब्रह्मा है। हम नहीं है, हम आम इंसान है भैया। हमको ऑप्शनल पढ़ाने में समय चाहिए और तमीज से समय चाहिए। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो आपको समय तो देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को। और याद रखिए 500 में 300 नंबर देने का मद्दा यही सब्जेक्ट रखता है, वरना 500 में 200-250 से ऊपर नंबर नहीं आते किसी ऑप्शन में।
क्योंकि वहां पे सोच है, आइडियोलॉजी है, यहाँ पर फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको लिखना है बस। और सबसे बड़ी बात है सारे फैक्ट्स सुने हुए हैं। कभी अगर नहीं सुना तो हिस्ट्री ऑप्शनल भी टफ होता। अब जैसे एक वो हैदराबाद वाला क्वेश्चन था 2023 में, वो हमने भी नहीं सुना, पढ़ाने के बाद भी नहीं सुना, हम तो छोड़ आएंगे, आपको भी कहेंगे भाई कुछ तो क्वेश्चन खुद ना खुदा वाले आएंगे ही ना, तो उन क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में छोड़ना ही पड़ेगा। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में इतना डरने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑप्शनल इज नॉट एज टफ एज यू आर थिंकिंग, इट अफोर्डेबल, इट मैनेजेबल। ठीक, तो घबराने का नहीं, पेपर देने का प्रयास करने का, अच्छे से पेपर देने का, रोने का नहीं, ठीक है, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी कहते हैं गिरते हैं से सवारी मैदाने जंग में, वो शायद क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट वन ऑप्शनल, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर लें। बाकी बच्चे तो अभी भी स्वप्न में हैं, तो सपनों से सीरियस होइए। अपने आप को जीवन में आपको अगर एक्यूरेट करना है, अपने आप को जीवन में अगर बेस्ट रखना है, तो आपको एक चीज समझनी है कि भविष्य जो है, जो भविष्य है वो आपके हाथों में, किसी और के हाथों में नहीं है। अगर आप ऑप्शनल को टाइमली खत्म कर लेते हैं तो अपना 500 नंबर तैयार कर लेते हैं, और ये 500 नंबर तैयार करने से आपको फायदा क्या है, आपकी मेहनत 1250 की है, और 1250 में भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाइए बेहतर करने के लिए। थोड़ा चैलेंजिंग हूं मैं, थोड़ा बुरा हूं, थोड़ा अड़ियल हूं, थोड़ा मुंहफट हूं, बट शिक्षा के लिए बहुत बड़ी चीज पता है क्या है, आपके हित के लिए अगर मुझे आपका शत्रु भी बनना पड़े तो मुझे स्वीकार है। बट अगर आपने शत्रु ही बना लिया ठीक से बिना पढ़े, तो वो शत्रुता भी ठीक है, क्योंकि बेटा पैदा तो हर इंसान गुंडा ही होता है, बट परिस्थितियों से नीचे गिरा देती है, उसको शांत और सौम्य बना देती है। क्योंकि बच्चा पैदा होते ही नर्स की गोद में जाके लात मार के चिल्लाता है, छोड़ छोड़ छोड़, रो रो के। बच्चा पैदा गुंडा ही होता है, और नंगा आदमी हर होता है, चाहे आदमी हो जो औरत हो, पैदा तो नंगा ही होता है इंसान। तो यहाँ जो होता है ना नंगा इंसान, नंगा ही होता है इंसान देवन से। तो ये गलतफहमी हर इंसान दिमाग से निकाल दे कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। हम सब तैयारी करने आए, हम सबका मेन पर्पस है अपने एग्जाम और परीक्षाओं को निकालना। यदि हम उसको तमीज से निकाल लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारी सफलता हमारी मेहनत पर रहती है, हमारी कमेंटबाजी, हमारी राजनीति, हमारे समय व्यतीत करने से नहीं निकले। ना मानसिक रूप से स्वयं को परेशान करें, ना शिक्षक को करें। भाई आर्थिक रूप से आपको हमें संयोग करना है, मानसिक रूप से हमें आपको संयोग करना है, और है क्या हमारे आपके बीच में रिश्ता। तो पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लेंगे, ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। नहीं लेंगे, नहीं खत्म हो। तो आज आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला कार्य यही करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, और वो गूगल पे अवेलेबल है, कई किताबें नहीं खरीदनी। गूगल पे जाइए, डालिए हिस्ट्री ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको पेपर 1 पेपर 2 मिल जाएगा, और पीडीएफ मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ होती है, वो भी फोटो खींच के स्कैन करके ही डालते हैं, कोई ऐसे टाइप करने नहीं जा रहा। फिर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो गरीब है नहीं लेना चाहता वो ना ले, ठीक, और जो लेना चाहता है वो ले ले, 100 रुपए के अंदर आएगी। शिल्पी की इतनी मोटी आएगी, मेरे हिसाब से 40-50 रुपए की होगी, और हो सकता है 20 से 25 साल का पेपर उसमें अवेलेबल, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। उसमें सिलेबस भी साइड में पहले से लिखा हुआ होता है, तो आपको सिलेबस भी अलग से नहीं लेना पड़ेगा। अभी हम जो पहला फ्रैगमेंट पढ़ेंगे वो प्राचीन भारत पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत की जो किताबें आपको लिखाई थी उसमें से पहले सिर्फ प्राचीन भारत की किताबें लीजिए, बाकी नहीं कि एक इतना बड़ा बोरा बना लिया का पापा ये बोरा लेके जाओ, सारी किताबें ले आओ जो सर ने लिखी है, वो मत करिए। 1-2 किताबों से काम चलता है, पहले वो लीजिए। और जो नहीं ले सकते परेशान ना हो, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो मैं नोट्स दूंगा वो आपके लिए काफी है, ठीक। अब हम लोग मिलते हैं 3 बजे करंट की क्लास में, कल हम लोग 3 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।